हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 डेवलपमेंट विकास के बारे में जानेंगे। डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंट का ऐसे लिटरली मीनिंग होता है विकास, शाब्दिक अर्थ होता है विकास। पर इसका विकास का क्या मतलब होता है? चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, या परिचय, या प्रस्तावना, या प्रारंभ, या शुरुआत। चलिए विकास या डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है देखते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड द वे इन विच वी कैन वर्क टॉवर्ड अचीविंग द फॉलोइंग गोल्स। विकास का मतलब होता है निम्नलिखित लक्ष्यों को कैसे हम प्राप्त करें और उसे प्राप्त करने में होने वाली बाधाएं जो है उसे हम कैसे हल करें। तो देखते हैं कि जो हमारे फॉलोइंग गोल्स, निम्नलिखित लक्ष्य जो है वो क्या क्या होते हैं। पहला, बेसिक नीड्स, एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड। बेसिक नीड्स या मतलब बुनियादी आवश्यकताएं। इसमें क्या होता है? एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड, आवश्यक चीजों की आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा, बेटर लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छा जीवन। तीसरा, इक्वालिटी मतलब समानता। चौथा, कम्युनिटी वेयर ऑल कैन लिव टुगेदर। चौथा मतलब कम्युनिटी मतलब समुदाय, जहां हर कोई एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक और खुशी खुशी रह सके। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन ग्रोथ। विकास एक व्यापक पद होता है या संबंध होता है ग्रोथ के अतिरिक्त भी। सिर्फ विकास का ये मतलब नहीं होता है कि हम सिर्फ जीवन में ग्रोथ कर गए, बस यही विकास हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी दरवाजे पे खड़ा है, इसका यही विकास नहीं होता है। डेवलपमेंट, इट इज लिंक्ड विद द डिजायर टू इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन। इसमें शामिल होते हैं अपने वर्तमान स्थिति में हम कैसे सुधार ला सके, या अपने वर्तमान स्थिति को हम कैसे और भी अच्छा बना सके। ये इच्छाएं इसमें जुड़ी होती है या इसमें शामिल होती है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें आर्थिक विकास शामिल होता है। गुड गवर्नेंस, सुशासन शामिल होता है। रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी कम करना शामिल होता है। इलिटरेसी, इटीसी, असाक्षरता, असाक्षरता मतलब साक्षर दर बढ़ाना, मतलब लोगों में शिक्षा का प्रसार करना, ईटीसी वगैरह वगैरह। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अगर चलिए हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने विकास कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, तो डेवलपमेंट कर लिया तो क्या, उसके बाद क्या? अब हम लोगों ने विकास कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसके आगे क्या, कुछ तो होगा। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग लक्ष्य होता है। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट सिचुएशन इन देयर लाइफ, अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थिति होती है उनके जीवन में। पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ड्यू टू विच डेवलपमेंट इज समटाइम कॉन्ट्रास्टिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, कभी कभी जो आपस में एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। मतलब एक का विकास का जो लक्ष्य है वो दूसरे के विकास के लक्ष्य में बाधा आता है, या कभी कभी समटाइम कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब कभी कभी क्या होता है, विषम होता है। मतलब हमने बोल दिया कि चलो ये विकास प्राप्त करना है हमें, पर इसे प्राप्त करना ही सिर्फ बोल देना ही नहीं होता है कि हम ये विकास का लक्ष्य, इसे हम सिर्फ प्राप्त करना है। उसमें बहुत कठिनाइयां भी होती है, उसे प्राप्त करने में बहुत संसाधन भी जुटाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी ये विषम कॉन्ट्रास्टिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण से चलिए हम समझते हैं। डेवलपमेंट फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर मे बी मोर डे ऑफ वर्क, बेटर वेजेस,
उदाहरण के लिए गांव में जो लैंडलेस लेबर है, मतलब भूमिहीन मजदूर है, उसके लिए विकास का मतलब क्या है कि साल में ज्यादा से ज्यादा उसे काम मिले, साल के ज्यादा से ज्यादा दिनों में उसे काम मिले, और उसे काम के बदले में ज्यादा से ज्यादा उसे वेतन मिले, ज्यादा से ज्यादा उसे आय हो। Whereas the development goal for a prosperous farmer may be assured a high family income through higher support price for their crops and through hard working and cheap laborers. जबकि एक गांव का जो समृद्ध किसान है, उसके लिए विकास का क्या मतलब होता है कि उसे इतना आमदनी हो कि उसका जो परिवार है वो संपन्न जीवन बिताए, सुखी पूर्वक अपना जीवन बिताए। तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसका जो फसल का जो दाम है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, उसके यहाँ जो मजदूर हो वो कड़ी मेहनत करने वाले हो, और कड़ा मेहनत तो करे पर अपना वेतन जो है वो कम ले, मेहनत ज्यादा करे पर वेतन कम ले। दस टू थिंग्स आर क्लियर। अब जितना हम लोगों ने अभी तक जाना या पढ़ा या सुना, उससे दो चीज तो साफ हो जाता है। पहला, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों का विकास का जो लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकता है। दूसरा, डेवलपमेंट गोल्स कैन बी ओपोजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग, विकास का जो लक्ष्य होता है वो कभी कभी क्या हो सकता है, विरोधी हो सकता है या परस्पर विरोधी हो सकता है। परस्पर विरोधी मतलब जैसे हमने आगे बोला कि जो गांव का जो लैंडलेस लेबरर है, भूमिहीन मजदूर है, उसके लिए विकास का मतलब है ज्यादा से ज्यादा साल के ज्यादा से ज्यादा दिनों में उसे काम मिले और उसके काम के बदले उसे ज्यादा से ज्यादा वेतन मिले। जबकि गांव का वही एक समृद्ध किसान वो सोचता है कि उसे उसके फसल के बदले में ज्यादा से ज्यादा आमदनी मिले, पर उसके यहाँ जो काम करने वाले मजदूर हो वो बहुत मेहनती हो, कड़ी मेहनत करे, पर उसके बदले वो क्या ले, कम वेतन ले। अब देखते हैं आगे, इनकम एंड अदर गोल्स, आय और अन्य लक्ष्य। पीपल वांट टू अर्न मोर मनी इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डेली नीड्स, लोग चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो ताकि वो जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं वो क्या हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा उसे प्राप्त कर सके। मनी और मटेरियल दैट वन कैन बाय इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स। ठीक है, देखिए धन, अब ये आपने सोचा कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा ज्यादा हम सामान खरीद सकते हैं, पर सिर्फ पैसा और उस पैसे से जो हमने मटेरियल संपदा या सामग्री जुटाई है वही जीवन नहीं है, वो जीवन का एक अंग है। ठीक है, वो जीवन का एक भाग हो सकता है पर वही जीवन नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि पैसा क्या करता है, पैसा आपको सुख प्रदान करता है, पर पैसा आपको खुशी नहीं देता। आपके पॉकेट में 100 रुपए है, पर वो क्या किया, आपको 100 रुपए पॉकेट में है तो उससे आपको कोई सुख नहीं है, वो मात्र एक कागज का टुकड़ा है, उससे आपको कोई सुख नहीं है, पर आपको उससे आपको कोई खुशी नहीं है, पर हाँ उससे आपको सुख है। जैसे आपको मन किया, अभी रास्ते में जा रहे मन किया कि अरे थोड़ा रसगुल्ला खा लेते हैं, थोड़ा समोसा चाट खा लेते हैं, तो ये खाए तो आपको क्या हुआ, खुशी मिला, आपके मन को खुशी मिला कि अरे देखो उधर गए थे तो समोसा चाट बिक रहा था, रसगुल्ला बिक रहा था, खाए, हमको खुशी हुआ। जस्ट अर्निंग मोर मनी इज नॉट इनफ, सिर्फ ज्यादा ज्यादा पैसा कमाना ही मुख्य लक्ष्य नहीं है कि बस हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए बस कहानी खत्म, हम सारे लक्ष्यों की पूर्ति कर लिए, ऐसा नहीं है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो पैसे के अतिरिक्त भी बहुत सारे चीजों पे निर्भर करता है। उसे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में पैसे के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, जैसे उसे क्या हो, उसके साथ बराबरी का व्यवहार हो, फ्रीडम, उसके जीवन में स्वतंत्रता रहे, सिक्योरिटी, उसके जीवन में सुरक्षा रहे, रिस्पेक्ट, उसको आदर मिले समाज में, ईटीसी वगैरह वगैरह। दस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स फॉर अ मिक्स ऑफ गोल, इसलिए हम कहते हैं कि लोग जो है विकास के लिए, कि अपने जीवन में विकास करना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, मिश्रित लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं। उनका विकास का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मिश्रित होता है। द डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम,
देखिए, जो विकास का लक्ष्य है, ये सिर्फ ये नहीं होता कि हम ज्यादा से ज्यादा हम आमदनी करें, बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। पर उसके सिवा भी जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, पैसे के अतिरिक्त भी जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि पैसा कमाना ही नहीं है, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। बहुत पैसा है पर समाज में आपके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है। फ्रीडम, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं पर चौबीसों घंटा सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ही लगे हुए हैं, आपको आजादी है ही नहीं कि भैया हम अपने उस पैसे को खर्चा ही नहीं कर सक रहे, या उस पैसे से हम सुख खरीद ही नहीं सक रहे। खुशी नहीं, जैसे हमने बोला कि पैसा खुशी नहीं देता, पैसा सुख देता है। सिक्योरिटी, बहुत पैसा है मेरे पास पर सिक्योरिटी का कमी है। जैसे कि हम बहुत पैसा कमा लिए, जैसे मेरा घर है, झोपड़पट्टी है चारों तरफ और उसके बीच में हम महल बना लिए, तो जब तक हम मजबूत है तब तक क्या है, तब तक मेरा संपत्ति या मेरा धन सुरक्षित है। जिस दिन हम कमजोर हुए, जो अगल बगल झोपड़पट्टी के लोग हैं, सबसे पहले वही मेरे बाउंड्री को तड़प के, मेरे छड़ दीवाली को तड़प के मेरे घर में कूदेगा और मेरे घर को लूट लेगा। तो सिक्योरिटी भी एक एस्पेक्ट है कि भैया चलिए, जब हम अमीर थे तब भी हमको सुरक्षा चाहिए था, चलिए जब हम अमीर थे तो 100 बॉडीगार्ड रख सकते थे या 100 सिक्योरिटी गार्ड रख सकते थे। पर जब मेरा अभी स्थिति खराब है कि अब हम उतना सिक्योरिटी गार्ड या सुरक्षा पे हम पैसा नहीं खर्चा कर सकते, तब भी हमें सुरक्षा मिले। रिस्पेक्ट, आदर, समाज में आदर मिले। नेशनल डेवलपमेंट, जैसे एक व्यक्ति का विकास का लक्ष्य होता है, वैसे एक देश का भी विकास का लक्ष्य होता है। डेफिनेशन, परिभाषा जानते हैं कैसे? राष्ट्रीय विकास का जो परिभाषा है वो क्या होता है, चलिए जानते हैं। नेशनल डेवलपमेंट इज एन एग्जॉस्टिव टर्म दैट इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। राष्ट्रीय विकास अपने आप में एक संपूर्ण या विस्तृत पद है, जिसमें क्या शामिल होता है? उस देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, उस देश में रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें क्या है? सुधार है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, उसके देश में रहने वाले जो लोग हैं उसके प्रति व्यक्ति आय का क्या हो? वृद्धि हो। एंड प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज लाइक एजुकेशन, और क्या हो? वो अपने देश के जो नागरिक है उसे सोशल एमिनिटी, सामाजिक सुविधाएं प्रदान कर सके, जैसे लाइक एजुकेशन, जैसे शिक्षा, मेडिकल केयर, चिकित्सा देखभाल, सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवा, ईटीसी वगैरह वगैरह। टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, अपने देश के लोगों को वो क्या करें? ये सामाजिक सुविधाएं प्रदान कर सके। अब देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास के पहलू को क्या क्या है, चलिए अब उसको हम देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास में क्या क्या शामिल हो सकता है या उसका क्या क्या पहलू है? पहला, राष्ट्रीय विकास क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, राजनीतिक विकास होना चाहिए, उसके लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा होना चाहिए। दूसरा, साइंटिफिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक विकास होना चाहिए। उसके देश के जो नागरिक है उसको सोचने समझने का जो क्षमता है वो वैज्ञानिक आधार पे होना चाहिए। तीसरा, कल्चरल डेवलपमेंट या सांस्कृतिक विकास, उसका जो देश के जो लोग हैं उसमें सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास, उसके देश के जो लोग हैं उनका आर्थिक विकास भी होना चाहिए। पांचवा, मटेरियल डेवलपमेंट, सामग्री विकास, उसके देश के नागरिकों के पास ज्यादा सामग्री होना चाहिए। जो बेसिक एमिनिटीज है, रोटी कपड़ा मकान, उससे आगे बढ़ के अब लग्जरी होना चाहिए, जैसे कार हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, और यही सारी चीजें होनी चाहिए। सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास, अब हम जान गए कि एस्पेक्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, राष्ट्रीय विकास का पहलू क्या क्या हो सकता है, अब हम जान गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, अब हम अलग अलग देशों की तुलना या अलग अलग राज्यों की तुलना कैसे करेंगे, देखते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। चलिए, अलग अलग देशों को तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं?
उस देश का जो राष्ट्रीय आय है, उस देश का जो इनकम है, उसको क्या करते हैं, एक हम महत्वपूर्ण गुण के तौर पे लेते हैं, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं। हायर इनकम कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड देन लोअर इनकम कंट्रीज। उच्च आय वाले जो देश होते हैं वो निम्न आय वाले देश से क्या होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। Comparing overall income will tell us what an average person makes because various countries have different population. देखिए, कुल मिलाकर इतना हम लोगों ने जाना, तो इतना जानने के बाद भी हम कुल मिलाकर ये नहीं कह सकते कि जो हर व्यक्ति, हर जो किसी भी देश का जो हर व्यक्ति कमाता है वो क्या कर सकता है, उस देश का राष्ट्रीय आय या उस देश का डेवलपमेंट के बारे में बोल सकता है, क्योंकि हर देश का अलग अलग आबादी होता है। जैसे भारत क्या है, जैसे अमेरिका क्या है, अमेरिका दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री है, उसका जीडीपी जो है वो 27 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, और अमेरिका और इंडिया दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। और इसका जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर है, पर अमेरिका का आबादी 33 करोड़ है, और 33 करोड़ लोग मिलकर 27 ट्रिलियन डॉलर कमा रहे हैं। और भारत में 150 करोड़ के करीब आबादी अभी पहुंचने वाला है, और हम पूरा टोटल मिला के 4 ट्रिलियन डॉलर कमाते हैं, पर हम दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। पर मान लीजिए हमसे जो कम आय वाले देश है, जैसे कतर, जिसकी आबादी कितनी है, आबादी उसकी 8 लाख है, पर उसका जीडीपी हमसे कम है, पर उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे लोगों से ज्यादा है, हमारे देश के लोगों से पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, क्योंकि उसकी आबादी कम है, भले उसका जीडीपी हमारे देश से कम है। इसलिए हम कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी भी देश का जो व्यक्ति का जो एवरेज इनकम होता है, ठीक है, वो पूरा उस देश के बारे में सही जानकारी नहीं दे सकता है। एज अ रिजल्ट वी कंपेयर कंट्रीज एवरेज इनकम्स, जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, हम देशों का जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, किसी भी देश का एवरेज इनकम को क्या करते हैं, हम उसका तुलना करते हैं। जैसे एवरेज इनकम इज द टोटल, तो अब एवरेज इनकम क्या होता है, चलिए इसको हम जानते हैं। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम जो होता है, एवरेज इनकम मतलब औसत आय, औसत आय जो होता है वो किसी भी देश का कुल कुल आमदनी या कुल आय, जिसको हम किससे भाग देते हैं, किस उस देश के कुल आबादी से भाग देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, औसत आय या एवरेज इनकम। किसी भी देश का कुल आय को हम उस देश के कुल आबादी से अगर भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उस देश का एवरेज इनकम यानी औसत आय प्राप्त होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को ही हम किस नाम से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं, मतलब प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। इसलिए एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इनकम इक्वल टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम एज क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट, एज क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, औसत आय का भी एक सीमा होता है किसी भी देश के विकास के मापदंड को मानने के लिए। देखिए, सिर्फ एवरेज इनकम निकालिए तो, या एवरेज इनकम पता हो गया तो किसी भी देश का हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश का हम राष्ट्रीय, किसी भी देश का विकास के बारे में नहीं जान सकते। जैसे हमने बताया ना कि भारत दुनिया का चौथा सबसे, भारत का जो जीडीपी है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जीडीपी है, पर यहाँ गरीबी भी बहुत है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एवरेज इनकम जो होता है उसका भी एक सीमा होता है विकास के मापदंड या मानदंड को मानने में, ठीक है। While average income are useful for comparison, they also have disparities. जैसा कि हम जानते हैं
कि औसत आय जो होता है वो उपयोगी होता है किसी भी देश को किसी भी देश को दूसरे देश से तुलना करने में। दे ऑल्सो हैव डिस्पैरिटीज, पर उसमें असमानताएं भी होती है। जैसे इट ओनली टेल्स अबाउट द इनकम ऑफ अ नेशन, वो क्या करता है, हमें सिर्फ उस देश के आय के बारे में बताता है, एंड नॉट द वे इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द सिटीजन, पर यह नहीं बताता है कि वो आय जो है वो उस देश के लोगों में बंटता कैसे है। जैसे मान लीजिए एक देश में 10 व्यक्ति है, उदाहरण के लिए बताते हैं, और उस देश का आमदनी है 100, पर एक व्यक्ति 50 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है, तीसरा व्यक्ति 3 रुपया कमा रहा है, तो उस टोटल जब जानेंगे इनकम उस देश का, तो उस टोटल देश का इनकम बोलेंगे कि भैया 100 रुपया आमदनी है, पर आबादी 10 ही रुपया। पर इससे तो ये नहीं पता चल रहा है ना कि सबको 10-10 रुपया बराबर मिल रहा है, कि किसी को 80 रुपया मिल रहा है, किसी को 1 रुपया मिल रहा है, किसी को 50 पैसा मिल रहा है, किसी को 25 पैसा मिल रहा है, किसी को 2 रुपया मिल रहा है, ये तो नहीं पता चल रहा है। It only takes into account the economic aspect and ignores the other life and social aspects of life. ये सिर्फ ध्यान में क्या रखता है, ये सिर्फ ध्यान में आर्थिक पहलू को ही ये क्या करता है, ये आर्थिक पहलू को ही सिर्फ ध्यान में रखता है, ये आर्थिक पहलू को ही महत्व देता है, ये आर्थिक पहलू का ही ये हिसाब देता है या हिसाब करता है। and ignores the other life and social aspect of life, पर जीवन के जो अन्य जो पहलू है या समाज के अन्य जो पहलू है उसको ये क्या करता है, ध्यान नहीं देता है। मतलब जीवन के अन्य सामाजिक और जीवन से जुड़े जो अन्य पहलू है उस पर ये क्या करता है, ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ आमदनी कितना हो रहा है बस इसी को ये बताता है। All other conditions necessary to become a developed nation are ignored. ये क्या करता है, किसी भी देश को विकसित होने में जो स्थितियां जरूरी होती है उसको ये क्या करता है, नजरअंदाज कर देता है, उस पर ये ध्यान ही नहीं देता है। कि मतलब ये सिर्फ देश में कि सिर्फ पैसा पे ही ध्यान देता है, पर देश को विकास करने में जो ये और भी जो चीजें होती है उस पर ये ध्यान नहीं देता है। जैसे आपको उदाहरण है, आगे बताएंगे ही, पर अभी भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे हम बिहार और हरियाणा की अगर तुलना करते हैं तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है बिहार के मुकाबले। बिहार तो भारत का पहला सबसे गरीब स्टेट है, पर तो इससे क्या पता चल गया कि हरियाणा में बहुत ज्यादा आमदनी होता है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, हरियाणा का आमदनी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डेवलप है, वहां बहुत खुशी होगा। बिहार में गरीबी है, उसका पर कैपिटा इनकम, उसके आमदनी कम है, तो वहां बहुत ज्यादा दुख होंगे, सब लोग बैठ के हमेशा आंसू बहाते रहते होंगे, हरियाणा के सब लोग हमेशा बैठ के हे करते रहते होंगे। ऐसा नहीं है। अब जैसे क्या है हरियाणा में, अब हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में लोग जो है, पैसा तो बहुत है, पर हरियाणा में लोग क्या करते हैं, बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। मतलब कन्या भ्रूण हत्या, मतलब जो बेटी होती है उसको गर्भ में ही मार देते हैं, उसको पेट में ही मार देते हैं। जबकि बिहार तो वो तो ऐसा पैसा रहे या गड्ढे में जाए। ऐसा क्यों करते हैं भाई, तो वहां का जो सोसाइटी है, तो वहां के सोसाइटी में जो अपर रिंग है, मतलब जो उच्च जो श्रेणी है वो किन का है, एक जाति का है जिसको जाट बोलते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि भैया बेटी होगी तो क्या होगा, दहेज देना होगा, या बेटी आएगी तो संपत्ति का बंटवारा होगा, क्योंकि खेतों पे उन्हीं का पकड़ था, जो जमीन था हरियाणा में उस पे उन्हीं का पकड़ था। तो उनको लगता था कि सब चीज बढ़ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, जमीन घट जाएगा, संपत्ति घट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि बेटियों को, एक ने सोचा कि चलो हम मार देते हैं, दूसरा तो बेटी पैदा कर रहा है ना, वहां से बहू ले आएंगे। पर जो उसको वो भूल गया कि जो वो सोच रहा है जो आपके लिए सही है वो दूसरे के लिए भी तो सही हो सकता है। अगर आपको रसगुल्ला मीठा लग सकता है तो दूसरे को भी तो रसगुल्ला मीठा लग सकता है। तो दूसरा भी यही सोचा, दूसरा सोचा कि फिर हम क्या पैदा करें, हम भी यही करते हैं, हम बेटी ने पैदा करते हैं, हम सिर्फ बेटा पैदा करते हैं, दूसरा का बेटी को हम अपना बहू बना के ले आएंगे। अब सब देखा देखी यही स्टार्ट कर दिया, अब सब यही स्टार्ट कर दिया, तो उससे का परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हो गया कि वहां बेटी ही नहीं है शादी करने के लिए। तो शुरू में तो उन्हें अच्छा लगा कि भैया चलो एक वहां सोशल टर्म होता है जिसे कहते हैं पारो। तो पारो का मतलब होता है जैसे कि दूसरे जगह से
जैसे अभी के टर्म में उसे आप ऐसे सोचिए कि वो सोचते हैं कि भैया पैसा है, चलो क्या है, भले मेरे यहाँ बेटी नहीं है, अब दूसरे स्टेट से लड़कियां खरीद के हम आके अपने बेटों का शादी कर देंगे, तो लड़की का कमी कहाँ रहेगा, देश बहुत बड़ा है। तो इसे वो पारो कहते हैं। तो पारो मतलब जो दूसरी जगह से जो लड़कियां ब्याह करके लाई उन्हें पारो कहते हैं। तो पारो एक विस्तृत टर्म है। अब इसे जानने के लिए इतिहास में जाना होगा। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों के टाइम में पंजाब नाम का एक प्रोविंस होता था, प्रांत। तो पंजाब में आज का पाकिस्तानी पंजाब, आज का भारतीय पंजाब, आज का हरियाणा, आज का हिमाचल प्रदेश और जम्मू का कुछ एरिया शामिल होता था। तो पर ये जो हरियाणा वाला जो क्षेत्र था, यहाँ ज्यादातर जो जमींदार थे, यहाँ सामाजिक रिंग में जो सबसे ऊपर थे वो राजपूत थे, ब्राह्मण नहीं थे। क्योंकि जैसे होता क्या था कि हमेशा वेस्ट से भारत पे हमला हो रहा होता है, तो वो पंजाब से ही होके आते थे, क्योंकि पंजाब मतलब 5 नदियों का जो भूमि है। तो जहां 5 नदी बह रही है तो वो क्या है, 5 नदी बह रही है तो उपजाऊ जगह है, खाने पीने के लिए बहुत है, तो खाने पीने के लिए बहुत है तो उपज ज्यादा हो रहा है, उसे बेच के आमदनी भी बहुत ज्यादा होगा, तो खाने पीने के लिए भी बहुत है और उसे बेच के संपत्ति भी बहुत जमा होते जा रहा है। तो क्या हो गया, उन लोगों के पास समृद्धि आ गया। पर वेस्ट से उसी को देख के दूसरा लोग तो लूटने आएगा। तो वेस्ट से जब लूटने आता था लोग भारत को, दिल्ली को लूटने आता, तो पंजाब से ही आके आता था दिल्ली, और वापस दिल्ली से जाते समय पंजाब से जाता था। तो पंजाब को आते समय भी लूटता था और जाते समय भी लूटता था। तो इसलिए आप आज देखिएगा कि पंजाबी लोग जो होता है वो बहुत हंसने खुशने हंसने नाचने वाले लोग होते हैं, खाने पीने नाचने वाले होते हैं, कि हमेशा खुश रहो। क्योंकि वहीं से एक टर्म हुआ था कि अहमद साहब दाली आता था, जब वो भारत पे आता था हमला करके, बार बार भारत पे हमला करता था, आता था लूट के दिल्ली को लूटता था, तो आते समय भी पंजाब को लूटता था और जाते समय भी पंजाब को लूट के चला जाता था। अब जब पंजाब को आते समय भी लूट रहा है और जाते समय भी लूट रहा है, तो इससे होता क्या था, अब इससे ये होता था कि वहां के लोग सोचते थे कि यार बचा के क्यों रखना है, जो हम बचाए वो तो अहमद साहब दाली लूट के ले गया। तो इसलिए वो करते थे कि जो जो है उसको खा पी के ऐश कर दो, कि हमारे पास कुछ रहे ही ना, तो आएगा तो लूटेगा क्या, आएगा जब हमें मारने के लिए तो हम भाग जाएंगे, जाके कहीं छिप जाएंगे, और हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, तो घर द्वार जो लूट के ले जाएगा तो उसमें उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए एक कहावत फेमस हो गया, खाए पिए लायदा बाकी हम शायदा, मतलब जो खा पी लिए वो वही मेरा है, खा पी लिए ऐश कर लिए खुशी रह गया वही मेरा है, बाकी अहमद साहब बाकी जो बच गया वो मेरा नहीं है, वो अहमद साहब दाली आएगा लूट के ले जाएगा, तो दूसरे के लिए क्यों बचा के रखना। हाँ, पारो के टर्म पे आते हैं। तो जैसे हमने बताया कि वहां पंजाब में ब्रिटिशर्स के टाइम में जो कास्ट सेंसस हुआ था, जातीय जनगणना हुआ था, तो उसमें जो वहां के अपर रिंग, तो बताया कि जब बार बार आपको लूटने आएगा तो पैसा कहाँ होता था, मंदिरों में ही होता था। क्योंकि लोग मंदिर में पैसा रखते थे कि वहां भगवान के डर से कोई वहां चोरी ना करे, भगवान पे आस्था है। पर जो वेस्ट से लोग आते थे उन्हें वो भी भगवान से डरते थे, ऐसा नहीं था कि वो भगवान से नहीं डरते थे। आम आदमी किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म के भगवान से डरता है। पर मान लीजिए कि वो लूटने आया, जो राजा है या सेनापति है, उसको लगा वो अच्छा मेरा जो सेना है वो डर रहा है, क्योंकि वो आम आदमी है। वो क्या किया, वो जाके मंदिर को सबसे पहले वही मंदिर को तोड़ दिया, एक मूर्ति को तोड़ दिया। उसको लगा अरे मेरा राजा तोड़ा, उसको कुछ नहीं होता, हमको क्या हुआ। तो फिर बाद में सब तोड़ना स्टार्ट कर दिया। पर जो यहाँ जो मान लीजिए इस देश में रहने वाले जो लोग थे, उनका आस्था था मंदिर पे, गहरे यार हम तोड़ेंगे तो पाप लगेगा ही लगेगा, तो वो मंदिर में ना चोरी करते थे ना कुछ करते थे। तो मंदिरों में जो संपत्ति होता था वो इकट्ठा होते रहता था। तो वो मंदिर पे हमला करते थे। जब मंदिर ही टूट गया, मंदिर ही नहीं बचा, तो जो ब्राह्मण है उसका मुख्य काम क्या है, पूजा करना। अब वो अब मंदिर ही नहीं है तो वो पूजा क्या करेगा, तो उसको जो पूजा वगैरह करके जो आमदनी है वो खत्म हो गया। अब वो आमदनी उसे है ही नहीं, तो वो दूसरा चीज करेगा, तो वो क्या करेगा, अब वो खेती गृहस्थी का काम करेगा। अब जैसे पता है कि खेती गृहस्थी जो है वो किसके हाथ में है, राजपूतों के हाथ में, क्योंकि वो जमींदार है। अब उसके यहाँ जाट भी खेती कर रहा है बटाई पे, और ब्राह्मण भी खेती कर रहा है, दूसरे जात भी कर रहा है। अब जो पंजाब में जो कास्ट सेंसस हुआ था, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में, जब ये यूनाइटेड पंजाब प्रोविंस था जो हमने बताया आपको, तो उसमें 70.7% जो राजपूत पॉपुलेशन था वो मुस्लिम था, 27.7% जो राजपूत पॉपुलेशन था वो हिंदू था, और 1.6% जो पॉपुलेशन था राजपूतों का वो सिख था। तो जाहिर सी बात है कि जो अपर रिंग में जो जमींदार है वो मुस्लिम थे। तो जब वो पार्टीशन 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो ये क्या हो गया, ये चले गए आपको पाकिस्तान। तो इनका जो छोड़ा हुआ जमीन था वो मिला किसको, जाटों को मिला, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा वर्चस्व जाटों का था। इसलिए आप देखिएगा कि
सिख धर्म के बड़े बड़े लीडर्स राजपूत हुए, पर उनका जो सामान्य जो कन्वर्जन हुआ, सामान्य जो लोग थे सिख धर्म में, वो राजपूत नहीं थे। वो या तो कृषक थे या समाज के जो निम्न वर्ग कहा जाता है उनके लोग थे। तो कृषक कौन था? जाट था। अब जाट खेती ही कर रहा था उनके यहाँ। अब जब जमींदार ही चला गया तो जो खेती कर रहा था उसी के हाथ में जमीन लग गया, तो सारा जमीन अब जाटों के हाथ में आ गया। जब उनके पास पहला पहला नया नया जमीन उनके हाथ में आया, तो अब कौन चाहता कि भैया जो मेरे हाथ में संपत्ति इतना, जब मेरे पास कभी था ही नहीं, अचानक आया तो कौन उसको अपने हाथ से निकलना देना चाहता है? तो उनके यहाँ वो वाला सिस्टम आ गया कि भैया चलो अब हम बेटी पैदा करेंगे, और या हाँ बेटी पैदा करेंगे तो दहेज देना होगा, या बहू आएगी तो बेटों में विभाजन हो जाएगा, या बेटों में बंटवारा होगा तो जमीन कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? बेटियों को मारना स्टार्ट कर दिया। पर हाँ, ये जो पारो वाला सिस्टम बोला मैंने, ये राजपूत जमींदारों के टाइम से ही था। जैसे वो क्या करते थे, पंजाब और दिल्ली सटा हुआ है तो दिल्ली को हमेशा से पंजाब का ही भाग माना जाता है। जैसे आपको पता है कि तोमरों का राज था दिल्ली पे और हरियाणा पे, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो तोमरों के नाती कह लीजिए या भैगना कह लीजिए, यानी तोमर जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के जो क्या थे, मामा थे या नाना थे। तो इसी उन तोमरों का दिल्ली पे भी कब्जा था और हरियाणा पे भी कब्जा था। तो जिसके वजह से बाद में पृथ्वीराज चौहान जी के हाथ में ही क्या आ गया, दिल्ली का सत्ता आ गया। तो दिल्ली और पंजाब को एक ही मान सकते हैं, अगर टर्म माना जाए, दोनों सटा हुआ भी और दोनों एक ही है। तो दिल्ली या पंजाब के जो लोग या जिसको हरियाणा कहते हैं, वहां के लोग जब उस समय हैदराबाद रियासत में जाते थे काम करने के लिए, तो वहां के लोग मानते थे कि दिल्ली या पंजाब के जो लोग हैं वो बहुत अमीर है। तो इसलिए हैदराबाद में इन लोगों को सेठ के नाम से जाना जाता था कि ये सेठ है, सेठ बोला जाता था। तो जब आज के जैसा ट्रांसपोर्ट थोड़ी था, क्या सुबह गए हवाई जहाज बैठ के तो 2 घंटा में या 1 घंटा में हैदराबाद पहुंच गए, और फिर शाम को वहां से अपना दिन भर अपना काम किया, शाम को फिर हवाई जहाज बैठे और फिर वापस हम हरियाणा या दिल्ली वापस। ऐसा तो नहीं था, पहले जाने में समय लगता था। अब जब जाने में समय है तो भैया काम भी उसी टाइम मॉडर्न जमाना नहीं था तो काम भी धीरे धीरे होगा, फिर आने में भी टाइम लगता है। तो जो लोग जाते थे तो बहुत दिनों तक वहां रह जाते थे अपने परिवार से बच्चों से दूर। अब आदमी का बेसिक नीड होता है, तो जब वहां लोग जाते थे तो इनके पास पैसा ही होता था, तो ये क्या करते थे, वहां शादी कर लेते थे। शादी कर लेते थे तो बहुत सारी उस समय हरियाणा में या दिल्ली में बहुत सारे उस समय मुस्लिम परिवारों में बहुत सारा उस समय हैदराबाद से लड़कियां बहुत सारी आती थी। तो इन्हें कहा जाता था कि ये जमुना पार की है, तो जमुना पार की है, जमुना पार की है। तो जमुना पार अब इतना लंबा कौन का है, जमुना पार की है। तो जमुना पार से फिर शॉर्ट टर्म हो गया पार की है, पार की है मतलब जमुना की पार की है। फिर हो गया अब पार की है करते करते उन लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया पारो। तो ये जमींदारों के लिए ठीक था कि मुस्लिम राजपूत जमींदारों के लिए ठीक था कि वो बहुत सारी बीबियां भी रख सकते थे और अफोर्ड भी कर सकते थे। पर यहां आपने क्या किया, आपने वो पारो जो टर्म इजाद हुआ, पर आपने उस पारो टर्म को बाद में जब आजाद हुआ तो ये तो अब नहीं था कि आप कहीं से भी ले आइए कर लीजिए, आप पैसा भले आपके पास आ गया, पर सामाजिक कंडीशन आपकी वो तो नहीं थी जो पहले मुस्लिम राजपूत जमींदारों के थे। तो आपको क्या हुआ, तो आपको जो सभ्य घर से या जो अच्छे लोग हैं वो अपने, या दूसरी जातियों में जो सभ्य हैं वो आपको अपनी बेटियां देना मना कर दिया। तो आपके पास पैसा रह गया, अब क्या हो गया, क्या बहुओं की कमी हो गई। तो आदमी का बेसिक नीड है, अब शादी सबको करना है। तब वो शादी कर नहीं पा रहा था तो वो क्या करेगा, कहीं कहीं से जो गरीब केरला बंगाल बिहार से जो गरीब महिला है उन्हें क्या करे, वो दलाल उन्हें खरीद के और हरियाणा में जाके वहां के लोगों को बेच रहे कि भैया तुम शादी करो। तो शुरू में उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि भैया चलो पैसा दे के हम ला सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो उन लोगों ने जो मान लो जाट औरतें थी, जो जेनुअन जाट औरतें थी जो जाट मर्दों से ब्याह करती थी, तो अब जो वहां का मर्द था उसका जो दिमाग था वो सातवें आसमान पे पहुंच गया कि भैया ज्यादा बोलेगी तो हम खरीद के दूसरा ले आएंगे। अब वहां की औरतों को भी लगा कि यार जब ये ऐसे बोला खरीद के ले आएंगे, तो जब हम अपना बेटी पैदा करेंगे और अपना बेटी दूसरे को देंगे, तो जब मेरा पति मेरे साथ ये से कर रहा है, तो जब हम करें अपनी बेटी को दूसरे से ब्याह कर देंगे तो उसका पति भी तो उसके साथ ये करेगा। तो वो क्या हुआ, वो भी जब बेटी पैदा हुई तो उसको भी लगा चलो यार तुम नहीं रहो। क्योंकि देखो पिता पैसे के लिए या मर्द पैसे के लिए बच्चे को मार सकता है, पर मां नहीं मार सकती। ऐसा तो कहा जाता है कि मां नहीं मार सकती, पर अब मां को भी लगा यार जो हम कष्ट सहे वो मेरी बेटी क्यों सही। तब वो भी बोली कि ठीक है जाओ,
बेटी मर गई तो चलो उसे उसके लिए सुखी हुआ, अब वो भी मना कर दी कि चलो ठीक है यार जाओ, भले अंदर से उसे दुख था पर वो बोली कि चलो अब तुम सुखी ही रहो, मर गई तो तुम सुखी ही रहेगी। अब उन लोगों ने भी मान लिया। अरे इतना लंबा कहानी सुना दी ना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब यहीं से टर्म इजाद होता है कि पैसा आपके पास तो बहुत है, पर हरियाणा का समाज क्या है, खुश है नहीं है। बिहार में क्या है, गरीबी है, पर यहां मान लो 6 बच्चे पैदा हुए, 7 बच्चे पैदा हुए, तो चलो लड़की पैदा हो रहा है, लड़का पैदा हो रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब एक बेटा के चक्कर में यहाँ लोग बिहार में 6 बेटी पैदा कर दिए, पर किसी को नहीं मारा, चलो यार उनका है कि भगवान जब दिया है, भगवान दिए हैं, बेटी दिए हैं, तो जुगाड़ भी भगवान ही देंगे। तो वो जो गरीब होता है ना, वो हमेशा आशावादी होता है, तो आशा किससे लगाएगा, अब आशा किसी व्यक्ति से लगाएगा कि चलो हम किसी आदमी से आशा लगा लिए, अब वो आशा मेरा उससे पूर्ति नहीं हुआ क्योंकि उसके मन के ऊपर है। तो जब वो उससे उस समय हम मांगने गए, वो नहीं मेरे उम्मीद पे मेरे अनुसार नहीं किया, हमको मदद नहीं किया, तो मेरा मन खराब हो गया। पर भगवान, चलो कि भगवान है या नहीं है उस टॉपिक पे हम नहीं जाते कि भगवान है या नहीं है, मानने वाले के लिए भगवान है, नहीं मानने वाले के लिए नहीं है, ठीक है, तो जो है सब ठीक है। पर भगवान से वो मांगा कि भगवान आप ही पे छोड़ दिए है सब, अब भगवान नहीं भी दे रहे हैं, तो वो भगवान को मान लो भगवान से शिकायत भी कर रहा है, तो भगवान से मांगा भी तो मन में था या एकांत में मांगा था, तो भगवान से शिकायत भी मन में ही कर रहा है, एकांत में कर रहा है, और मान लो उसे मिल गया, तो बोला देखो भगवान पे हमको भरोसा था, भगवान हमको दिए। तो इसलिए जो गरीब आदमी होता है वो आशावादी होता है, किस पे आशा लगाता है, हमेशा एक ऐसे चीज पे आशा लगाता है जो है ही नहीं। तो भैया वो जानता है कि जब कि जो हमको मान लो भगवान दे भी दिए, तो भगवान आप थोड़ी गिनाने आएंगे सबके सामने, 1000 आदमी के सामने कि हम दिए, पर किसी आदमी से अगर वो लेता, तो वो आदमी 100 आदमी के सामने बोल देता कि अरे तुम्हारा क्या औकात था, उस दिन हम तुमको 1 लाख रुपया दिए, नहीं देते तो तुम भूखे मर जाता, बेटी का ब्याह नहीं कर पाता। भगवान उसको मान लो कि उसको मिल गया, 1 लाख रुपया मिल गया, उसके मुसीबत के समय कहीं से भी मिल गया, तो भगवान उसको नहीं ना 10 के सामने बेइज्जत करने आएंगे कि हम तुमको दिए, या भगवान उसको मुसीबत के समय नहीं दिए, तो वो ऐसे मान लो भगवान को बुराई कर रहा है या भगवान को बुरा भला कर रहा है, ठीक है, तो भगवान तो है नहीं ना कि आगे तुरंत एक बंदूक लेके उसको गोली मार देंगे कि 47 से डर 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 10 के सामने लो तुम मर गए। तो वो भगवान को एक कल्पना के तौर पे, इसलिए बोलते हैं ना कि भगवान जो मानने वाले के लिए भगवान है और नहीं मानने वाले के लिए भगवान नहीं है। ये अपनी सोच पे कि आपका सोच क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक, पर कैपिटा इनकम यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। देखिए विश्व बैंक के द्वारा जो विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट या प्रतिवेदन का जो प्रकाशन किया जाता है, पर कैपिटा इनकम का, प्रति व्यक्ति आय का, इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं देशों को वर्गीकृत करने के लिए। अब वर्ल्ड बैंक बोला कि भैया इस देश का पर कैपिटा इनकम इतना है, इस देश का पर कैपिटा इनकम इतना है, तो हम बोलते हैं भैया इस देश का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो यानी इस देश में इस देश के लोग ज्यादा समृद्ध होंगे, और जिस देश का पर कैपिटा इनकम कम है यानी उस देश के जो लोग हैं वो कम समृद्ध होंगे। अब जब कम समृद्ध है तो मतलब आपको जो आवश्यकताएं की जो आपकी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें आप उसको पूरा कर, मान लो आप उसको पूरा कर लो, पर जो लग्जरी आइटम्स है, जो लग्जरी है, उसे आप पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब रोटी कपड़ा मकान चलो सबको मिल गया, पर आप ढूंढ रहे थे यार चलो मर्सिडीज खड़ा रहता है, या गाड़ी का सुविधा रहता है, एरोप्लेन का सुविधा रहता है, या लग्जरी लाइफ रहता है, एकदम नाइट लाइफ पूरा चकाचौंध चारों तरफ, रात को भी सड़क पे निकले तो लगे ना कि रात है अंधेरा है, रात को भी लगे कि पूरा उजाला है चारों तरफ, इतना लाइट बत्ती जलते रहे, ये सारी चीजों का मान लो आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रहा है। कंट्रीज विद अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्री। देखिए देश
वो देश जिनका पर कैपिटा इनकम मतलब जिनका सालाना प्रति व्यक्ति आय जो था वो 12,056 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था या उसके बराबर था 2017 में, उसे हम क्या मानते हैं? उसे एक अमीर देश मानते हैं, उस देश को अमीर मानते हैं। कंट्रीज विद अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। अब जैसे वो देश जिनका सालाना जो प्रति व्यक्ति आय है वो 955 अमेरिकी डॉलर है या उससे कम है, उसे हम क्या मानते हैं? उसे हम निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में रखते हैं या निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में गिनते हैं या निम्न आय देश मानते हैं कि इसका जो आमदनी है वो क्या है? कम है। इस देश का आमदनी क्या है? कम है। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि लो इनकम ग्रुप में का उदाहरण में किसी देश को मानते हैं तो इंडिया, और जो हाई इनकम जो पर कैपिटा हाई इनकम जो कंट्रीज था उसके उदाहरण के तौर पे हम किसको लेते हैं? उसको इसके तौर पे हम अमेरिका को ले सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, आय और अन्य मापदंड या मानदंड फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज डेवलपमेंट, इनकम एज द सोल बेसिस ऑफ कंपैरिजन शुड नॉट बी एडॉप्टेड। किसी भी देश के विकास, किसी भी देश का या या बहुत सारे देशों का विकास का तुलना करने के लिए हम सिर्फ उसके देश के आय को ही एकमात्र हम क्या कर सकते हैं? एकमात्र आधार नहीं मान सकते या एकमात्र आधार नहीं अपना सकते हैं कि उस देश, किसी भी देश का विकास कितना है उसको मापने के लिए सिर्फ आय ही एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे हमने हरियाणा और बिहार के उदाहरण में बताया था। Instead of average income, other attributes should also be considered like infant mortality rate। देखिए, सिर्फ एवरेज इनकम, औसत आय ही एकमात्र गुण नहीं होना चाहिए किसी भी देश के विकास के लिए। ठीक है, उसके सिवा भी, आय के सिवा भी हम बहुत सारे चीजों को क्या करते हैं? अपने दिमाग में रखते हैं या अपने दिमाग में उसको कंसीडर करते हैं या मानते हैं। बहुत सारी चीजों को, आय के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं? मानते हैं। जैसे लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, कॉमा लिटरेसी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट साक्षरता दर, कॉमा नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब शुद्ध उपस्थित अनुपात या उसके स्कूल में जाने वाले बच्चों का क्या अनुपात है। ठीक है, इसका यह मतलब होता है, ईटीसी वगैरह वगैरह। चलिए पहले कुछ चीजों को हम लोग जान लेते हैं। द नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, या एनएआर किसको कहते हैं? इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन एन एजुकेशन सिस्टम हु अटेंड स्कूल फॉर अ गिवन लेवल, एग्जाम्पल प्राइमरी, सेकेंडरी, एट द ऑफिशियल एज फॉर दैट लेवल। देखिए, किसी भी देश में एक निश्चित आय में एक निश्चित उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, एक निश्चित उम्र के कुल जो बच्चे हैं उसमें से कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं स्कूल में जा रहे हैं, प्राइमरी, प्राथमिक या सेकेंडरी, द्वितीयक या माध्यमिक श्रेणी तक। ठीक है, जिसका ज्यादा अटेंडेंस रेशियो होगा, जहां के बच्चे किसी एज ग्रुप मतलब किसी आयु सीमा के ज्यादातर प्रतिशत में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि वहां साक्षरता दर ज्यादा है या वहां नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा है, या इसे इस प्रकार समझते हैं। चलिए, नेट अटेंडेंस रेशियो या एनएसआर या एनएआर, जिसको शुद्ध उपस्थित अनुपात कहते हैं, जो किसी निश्चित आय समूह के कुल बच्चों की संख्या के मुकाबले उसी आयु समूह के उन बच्चों का प्रतिशत है जो वास्तव में स्कूल जा रहे हैं या किसी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित है, या शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
जो दिखाता है कि बच्चे केवल नामांकित होने के बजाय वास्तविक रूप से स्कूल जा रहे हैं या नहीं। ये बताता है कि चलिए मान लीजिए कि एक तो है कि 100 बच्चे, एक एज लिमिट का, मान लेते हैं 7 साल का बच्चे, 1 से 7 साल के बच्चे। तो 1 साल का बच्चा तो नहीं जाता है, मान लो कि 2.5 साल से अब बच्चा स्कूल जाने लग रहा है, तो 7 साल का बच्चा, तो मान लेते हैं 2.5 या 3 साल से बच्चे जो है 7 साल के, तो 100 बच्चे हैं। तो 100 बच्चों में मान लेते हैं कि 50 बच्चे स्कूल जा रहे, 50 जा ही नहीं रहे, तो माना क्या जाएगा कि इसका जो NAR है वो 50% है कि चलो यार 50 बच्चे जा रहे हैं। पर इसमें भी क्या है, क्या 50 बच्चे स्कूल जा रहे हैं पर असल में एडमिशन 80 बच्चों ने कराया था, 100 में से 80 बच्चों ने एडमिशन कराया था, पर सिर्फ 50 बच्चे ही रेगुलर हर दिन स्कूल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 तो नामांकन ही नहीं कराया, तो वो तो गिनती से ही बाहर है। अब 80 जिन्होंने करवाया भी था उसमें से 30 क्या अब रेगुलर जा ही नहीं रहे, सिर्फ 50 रेगुलर जा रहे। तो क्या माना जाएगा कि 100 में 50 बच्चे का ही उपस्थिति है उस देश में, उस देश के स्कूलों में। ठीक है, तो NAR क्या होगा कि 100 का 50 जा रहा है तो 50%, जबकि नामांकन 80% का है पर उपस्थिति 50% का हो रहा है। अब चलिए देखते हैं इसे आगे। कंपैरेटिव डाटा सोर्स इनकम्स इकोनॉमिक सर्वे 2018-19। चलिए अब हम तुलनात्मक स्रोत पे ध्यान देते हैं। अब तुलनात्मक स्रोत हमने कहां से लिया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है भारत का, उससे हम क्या करते हैं, तुलनात्मक तथ्य लेते हैं स्रोत के तौर पे, सोर्स के तौर पे। अब देखते हैं 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है वो हमें क्या बताता है। स्टेट, अब 3 स्टेट हम यहां लेते हैं, हरियाणा, केरला, बिहार। अब इसमें हम क्या क्या लेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर पर 1000 लाइव बर्थ 2017, मतलब हर 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे थे, अब उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर कितना था, हरियाणा में 30%, हरियाणा में 30, केरला में 10, बिहार में 35। साक्षरता दर या लिटरेसी रेट का परसेंटेज देखते हैं 2011 का, हरियाणा में लिटरेसी रेट था 82%, केरला में 94%, बिहार में 62%। अब पर कैपिटा इनकम फॉर 2015-16, अब जो प्रति व्यक्ति आय है 2015-16 का रुपीज में, रुपया में, अब देखते हैं हरियाणा का है 1,80,174, केरला का है 1,63,475, बिहार का है 34,409। अब नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%, अब हम शुद्ध उपस्थित अनुपात प्रति 100 बच्चों पे देखते हैं या प्रति 100 व्यक्ति पे देखते हैं। एज 14 to 15 यानी 14 से 15 साल के जो आयु वर्ग के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं उनका देखते हैं 2013-14 का। अब सर्वे देखते हैं 2013-14 का, हरियाणा में 61, केरला में 83, बिहार में 43। अब यहां हम देखते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पर 1000 लाइव बर्थ पे, प्रति 100 जन्म पे। तो जैसे हमने बताया कि हरियाणा में 30 है, बिहार में 35 है, जबकि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो वहां मेडिकल फैसिलिटीज तो होगा। अब जब मेडिकल फैसिलिटीज वहां अच्छा होगा क्योंकि लोगों का प्रति कैपिटा पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, तो वो अच्छा मेडिकल सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा अपने यहाँ के लोगों को दिला सकते हैं। फिर भी वहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, तो जिसका कारण मैंने बताया कि वो क्या है, कन्या भ्रूण हत्या, मतलब जो लड़कियां गर्भ में उसे ही मार दो। अब बिहार में 35 है, बोलिएगा कि 35 बहुत ज्यादा है, हाँ 35 ज्यादा है, पर वो पर कैपिटा इनकम भी तो 34,409 है। मतलब वहां बच्चा पैदा लिया तो उसके पास फैसिलिटी नहीं है, वो या तो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा लेगा, प्राइवेट में तो उसका
बहुत सारे लोगों को प्राइवेट तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, सरकारी में भी लेगा तो सरकारी में मान लो कि देखो सरकार हर चीज प्रोवाइड कराती है, पर सरकार सब चीज प्रोवाइड कराती है, पर बोलते हैं ना कि सरकारी सुविधा कैसा होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये ज्यादा उस पर जाने का जरूरत नहीं है। तो सरकार सुविधा तो प्रदान कर रही है, पर वहां मान लो उसे इन्फेक्शन हो गया, साफ सफाई का ध्यान नहीं है या कुछ उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया है, चलो यार ये तो गरीब है ऐसे पैदा करते रहता, तो वो ये नहीं दिया है, मान लो कि सरकारी हॉस्पिटल तक नहीं जा पाया, जैसे झारखंड में यहाँ सड़क ही नहीं है अस्पताल तक पहुंचने का, तो वो क्या हो गया कि अस्पताल पहुंचने का लिए सड़क ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसे खटिया पे टांग के ले जाएगा, या घर पे रास्ते में ही बच्चा पैदा हो गया या घर में ही पैदा हो गया, तो वो क्या हो गया, उसे अच्छा मेडिकल सुविधा नहीं मिला तो बच्चा पैदा होते साथ ही मर गया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ गरीबी क्या है, मुख्य कारण है शिशु मृत्यु दर का। अब देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या आईएमआर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग एट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लाइव बर्थ दैट ईयर। देखिए एक साल में जितना भी जीवित बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसमें से कितना बच्चा जो है वो 1 साल का उम्र तक आते आते ही मर गया, ठीक है। इन दोनों को हम भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकल जाता है या शिशु मृत्यु दर निकल जाता है। दूसरा लिटरेसी रेट या साक्षरता दर, द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। देखिए 7 या उससे ऊपर के आयु समूह के जो बच्चे हैं उनमें उनमें साक्षरता का अनुपात क्या है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, साक्षरता दर या लिटरेसी रेट कहलाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो या शुद्ध उपस्थित अनुपात, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। देखिए 14 से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं, अब उसमें से कितने बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है, एनएआर कहलाता है या शुद्ध उपस्थित अनुपात कहलाता है। क्योंकि 14-15 साल के इतने बच्चे हैं, पर इसमें से इतने बच्चे ही क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने एक गाना भी सर्व शिक्षा अभियान पे एक गाना भी निकाला था, स्कूल चले हम सुबह सवेरे बंठन के स्कूल चले हम, बहुत अच्छा गाना है, आप सुन लीजिएगा। पब्लिक फैसिलिटीज, अब अगला आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज या लोक सुविधाएं या जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधा या जनता को किन किन सुविधाओं की जरूरत है, इसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। दोज बेसिक फैसिलिटीज which the government provide to its citizen at an economical rate for the well-being of its citizen। देखिए वो बुनियादी सुविधाएं जो सरकार अपने देश के नागरिकों को प्रदान करती है, ठीक है, एक इकोनॉमिकल रेट या एक किफायती दर पे, ठीक है, उनके नागरिकों के कल्याण के लिए, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। अब आगे आते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी और फॉर कलेक्टिव बेनिफिट। देखिए अब पता चल गया कि भैया लोक सुविधाएं सरकार प्रदान करती है, पर क्यों करती है। अब लोक सुविधाएं जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है अपने नागरिकों को उनके उन्नति के लिए, कि उनके समुदाय का उन्नति हो या सामूहिक लाभ, मतलब कि सबको उससे फायदा हो। ये नहीं है कि हम जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे देश के 100 नागरिक है तो सिर्फ 10 ही को उसका लाभ मिल रहा है, बाकी 90 को नहीं मिल रहा है। सरकार जो है वो क्या करती है, वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि समुदाय के सारे लोगों, मतलब ज्यादा, सारे नहीं, अगर सारे भी नहीं तो ज्यादा लोग। अब देखिए अब डेटॉल भी अपने एड में लिखता है किल्स 99.99% जर्म्स, वो भी 100% का दावा नहीं करता है, पर ज्यादा से ज्यादा
लोगों को आप क्या करें, सुविधा प्रदान करें। इस भगवान बुद्ध ने इसे कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, बहुतों का, बहुत सारे लोगों का हित करेंगे तो बहुत सारे लोगों को क्या होगा, जीवन में सुख आएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्ध का कथन था ये। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पब्लिक फैसिलिटीज। अब देखिए, पब्लिक फैसिलिटी तो हमने प्रदान कर दिया, या पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है ये जान गए। अब इसका कारण क्या होता है कि सरकार, अब इसका कारण क्या है कि सरकार जो है वो लोक सुविधाएं सबको प्रदान कर ही रही है, कि हमको प्रदान करना ही है जो हो जाए। तो क्यों कर रही है, कुछ तो होगा। सिटीजन इन अ कंट्री आर नॉट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। देखिए, किसी भी देश में जो सारे नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, सारे नागरिकों का जो स्थिति होता है वो एक समान नहीं होता है। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, कुछ अमीर होते हैं और कुछ गरीब भी होते हैं। इन अ कंट्री देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इवन द बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड। किसी भी देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का जो बुनियादी आवश्यकता होता है उसका भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, जैसे भोजन। बहुत सारे लोगों का उसके देश में क्या होता है, बहुत सारे देश में उनके नागरिकों को जो उनका बुनियादी आवश्यकता है, भोजन, रोटी कपड़ा मकान, वो भी, उसमें भी खाना, कम से कम खाना खाएगा तो जिंदा तो रहेगा, भले फाटा कपड़ा पहने या पेड़ के नीचे रहे, पर जिंदा तो रहेगा। तो जो बेसिक नेसेसिटी है, यानी बुनियादी आवश्यकता है, भोजन, वो भी उपलब्ध नहीं होता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड देम विथ फूड थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तब सरकार क्या करती है, उन्हें भोजन प्रदान करती है। किसके, अब भोजन प्रदान करते हैं तो प्रदान करने का कुछ माध्यम तो होगा, तो किस माध्यम से करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस के माध्यम से, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लोक वितरण प्रणाली। even if a person has income to suffice his needs, sometimes they too cannot afford certain facilities। कभी कभी लोगों के पास इतना आमदनी होता है कि वो क्या कर सकता है, वो अपनी जरूरत का ज्यादा आवश्यकताओं को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, या ज्यादा सुविधाओं, इतना इनकम है कि वो ज्यादा सुविधाएं क्या हो सकती है, उसके लिए पर्याप्त हो सकती है, या ज्यादा सुविधाओं को वो क्या कर सकता है, हासिल कर सकता है। समटाइम दे टू कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन फैसिलिटी, पर कभी कभी वो भी कुछ चीजों को क्या कर सकता है, प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। बहुत पैसा है फिर भी नहीं प्राप्त कर सकता, जैसे बहुत आमदनी है तो आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो रूम में एयर प्योरीफायर लगा लिए, गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में मान लेते हैं कि एयर प्योरीफायर है, पर घर से बाहर तो कभी निकलिएगा, गाड़ी से बाहर तो कभी निकलिएगा और पूरा उस समय एयर पॉल्यूशन है या पॉल्यूशन है, तो आप तो ले तो रहे, कुछ ना कुछ तो पॉल्यूशन आपके अंदर जा रहा है जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप पूरे देश का पॉल्यूशन तो नहीं साफ कर सकते हैं, इतना आमदनी तो नहीं है कि आप अकेले बोलिएगा कि पूरा देश का पॉल्यूशन हम साफ कर देंगे, मेरे पास इतना पैसा है, ये तो असंभव है। जब देश सारे लोगों, एक देश का आय जो है वो सारे उस देश के सारे लोगों की आमदनी को मिला के उस देश का आय होता है, सालाना आय। ठीक है, अब सारे देश के लोग मिलके नहीं कर पा रहे हैं तो एक आदमी कितना भी कमा रहा है, वो उस देश इतना पैसा तो नहीं खर्चा कर सकता कि वो उस देश का पूरा पॉल्यूशन ही खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल, टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है, उदाहरण के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का जो उसका हक है वो नहीं पूरा कर पाएगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स या बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई इज अ वैल्यू डिराइव फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। देखिए, बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई जो है
एक मान है या एक मूल्य है या एक मूल्यांकन है जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, एक व्यक्ति के हाइट और मास से, यानी उस किसी भी व्यक्ति का जो द्रव्यमान होगा या जो उसका ऊंचाई होगा का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, उस व्यक्ति का बीएमआई होगा, बॉडी मास इंडेक्स होगा। तो ये इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि कोई परिवार है या कोई देश, अच्छा देश छोड़ दीजिए, देश तो बहुत व्यापक टर्म है, परिवार ले लेते हैं। किसी भी परिवार में आमदनी कम है और खाने वाले लोग ज्यादा है, तो जो बच्चे हैं उन्हें क्या होगा, खाने के लिए पौष्टिक चीजें नहीं मिलेगी। जैसे है कि ठीक है, पेट भरने के लिए क्या हो गया, उसको चावल दे दो, तो चावल क्या गया, चावल को उसने भात बना लिया, पानी में उसको डाल के नमक डाल के खा लिया, तो वो क्या हो रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो जी रहा है, ठीक है, पर उसका बॉडी का विकास तो नहीं हो रहा है। पर वही एक अमीर घर का है,